आज के इस वीडियो में हम अलाउद्दीन के प्रशासनिक विनियमों और सैनिक सुधारों, प्रशासनिक सुधारों, भू राजस्व सुधारों की बात करेंगे। अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा तब हमेशा की ही तरह आंतरिक विद्रोहों और उपद्रवों की समस्या बनी हुई थी। और ये विद्रोह बार बार शासक की ऊर्जा और समय का अवशोषण करते थे। इस समस्या पर काबू पाने के लिए अलाउद्दीन ने विद्रोह संबंधी कारणों को जानने और इस समस्या का समाधान करने के लिए उपाय किए। उसने विद्रोह के 4 मुख्य कारण निर्धारित किए। पहला, प्रजा के बीच एक धनी और उद्दंड वर्ग है जो बराबर सुल्तान की सत्ता को चुनौती देता है। और यह वर्ग कौन सा है? यह है मध्यस्थ भूमिपतियों का वर्ग, जिसमें कि खुद मुकद्दम चौधरी जैसे लोग आते हैं जो कि जनता से कर वसूल करके सुल्तान के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। दूसरा जो कारण है वो ये कि सामंत वर्ग में शक्तिशाली परिवारों के बीच सामाजिक समारोह, भोज आदि होते हैं और इनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, जिनसे उनकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है और वे सुल्तान को चुनौती देने और सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने की स्थिति में आ जाते हैं। तीसरा जो कारण था विद्रोहों का, वह अलाउद्दीन के अनुसार यह था कि सुल्तान को अपने राज्य में घटने वाली घटनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, अतः षड्यंत्र होते हैं और विद्रोह होते हैं। चौथा और जो अंतिम कारण उसने बताया विद्रोहों का, वो ये कि राजधानी में त्योहारों, उत्सवों और भोजों के अवसर पर बहुत मदिरापान होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है और इस दौरान षड्यंत्रकारियों को और अफवाह फैलाने वालों को नशे की हालत में लोगों को बहकाने का अवसर मिल जाता है और उससे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनप। अब इन 4 कारणों को तो उसने क्लैरिफाई कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया कि भाई राज्य में बारंबार होने वाले आंतरिक विद्रोहों के पीछे ये 4 कारण उत्तरदायी हैं। अब इन कारणों को समाप्त करने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला जो था वो था राज्य के जो अमीर वर्ग हैं या भूमि मध्यस्थ वर्ग हैं, उनकी भूमि, उनकी रियायतें उनसे छीन ली जाएं और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ेगी और दूसरा राज्य नियंत्रित जो भूमि है, जिसे खालसा भूमि कहा जाता है, राज्य के अधिकार वाली भूमि, क्या कहते थे उसे? खालसा भूमि। खालसा भूमि में वृद्धि होगी। दूसरा, भूमि सुधार, व्यापक पैमाने पर भूमि सुधार किए जाए जिससे कि भूमिपतियों को कुचला जा सके। दूसरा, सशक्त गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जाए जिससे कि राजा को सभी षड्यंत्रों की समय रहते खबर मिल जाए। तीसरा, दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया गया। और चौथा, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सवों, समारोहों पर रोक लगा दी गई और उनके बीच होने वाले विवाह संबंधों के बारे में सुल्तान को जानकारी आवश्यक हो गई। इस प्रकार एक वैज्ञानिक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने आंतरिक विद्रोहों की समस्या पर दृष्टिपात किया। पहले मूल कारण स्पष्ट किए और उसके बाद उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 प्रशासनिक अध्यादेश लाए, जिन्हें प्रशासनिक विनियमन कहा जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि अलाउद्दीन के ये उपाय सफल सिद्ध हुए और उससे राज्य में आंतरिक विद्रोहों की समस्या का काफ़ी हद तक
समाधान हो पाया। इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों की बात करेंगे। आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है अलाउद्दीन की उत्तर भारतीय विजयों के बारे में, उसकी दक्षिण नीति के बारे में और मंगोल नीति के बारे में। तो ये जो सैनिक अचीवमेंट्स हैं अलाउद्दीन के, वो बिना सेना और सैन्य सुधारों के संभव ही नहीं थे। अतः अलाउद्दीन द्वारा व्यापक पैमाने पर सैनिक सुधार किए गए। अलाउद्दीन की शक्ति का आधार जो है वो उसकी सेना ही है। उसके बिना ना तो वो साम्राज्य विस्तार ही कर सकता था और ना ही निरंकुश शासन तंत्र की स्थापना ही हो सकती थी। अलाउद्दीन से पहले तक सल्तनत की सेना दो स्तरों पर संगठित थी। एक सुल्तान की सेना, दूसरी इक्तेदारों की सेना। इक्तेदारों के बारे में आपको इल्तुतमिश के समय बताया गया है। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था लागू की थी, जिसमें राज्य क्षेत्र को बड़े और छोटे इक्ताओं में बांट दिया जाता है। बड़े क्षेत्र आधुनिक स्टेट्स की तरह होते थे, जिनका प्रशासन इक्तेदार देखा करते थे, और दूसरी छोटी इक्ताएँ थीं, छोटे छोटे इलाके थे, छोटे छोटे क्षेत्र, जो कि सैनिकों को वेतन के बदले मिलते थे। अब ये जो इक्तेदार थे वो अपनी सेना रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को ये सेना मुहैया कराते थे। अब अलाउद्दीन ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि अलाउद्दीन आंतरिक विद्रोहों की समस्याओं को कुचलना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। और जब तक इक्तेदारों के पास अपनी सशक्त सेना है और सुल्तान सैनिक रूप से इन पर आश्रित है, तब तक इनकी विद्रोही प्रवृत्ति को कुचलना संभव नहीं था। अतः अलाउद्दीन ने सामंत वर्ग को, इक्तेदारों को कमज़ोर बनाने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में सैनिक रखने के अधिकार से वंचित करने का निर्णय लिया। साम्राज्य विस्तार के लिए एक सुसंगठित शक्तिशाली सेना का होना अनिवार्य था। इसलिए अलाउद्दीन ने सबसे बड़ा पहला सैनिक सुधार क्या किया? उसने एक स्थायी केंद्रीय सेना का निर्माण किया। फरिश्ता, तारीख फरिश्ता में लिखते हैं कि अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे, और ये जो अश्वारोही थे ये 1000, 100 और 10 की टुकड़ियों में संगठित थे, और हर टुकड़ी के प्रधान को क्रमशः खान, मलिक और सिपह सालार कहा जाता था। एक बात। दूसरी बात, सैनिकों की नियुक्ति। केंद्रीय सैन्य विभाग अथवा दीवाने अर्ज द्वारा कड़ी जांच और छानबीन के बाद की जाती थी, ताकि सेना की कार्यकुशलता बनी रहे, उसमें वृद्धि हो। अब आप बताएंगे कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? यस, दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा की गई। तो सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी दीवाने अर्ज द्वारा। और इसके अलावा ये जो दीवाने अर्ज था वो समय समय पर सैनिकों का निरीक्षण भी करता था। सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने हथियारों और घोड़े के साथ निरीक्षण के समय उपस्थित होना पड़ता था। और इसी संदर्भ में दो नई प्रथाएं अलाउद्दीन ने लागू की, जिनके लिए वो इतिहास में प्रसिद्ध है। ये दो नई प्रथाएं कौन सी थी? हुलिया प्रथा और दाग प्रथा। दीवाने अर्ज द्वारा समय समय पर होने वाले निरीक्षणों को प्रभावी बनाने के लिए ये व्यवस्थाएं लागू की थी। हुलिया प्रथा क्या थी? हुलिया प्रथा का अर्थ था कि सैनिकों का हुलिया लिखित रूप से दर्ज किया जाता था, और साथ ही सैनिक के घोड़े को शाही सील द्वारा दागा जाता था, ताकि इस घोड़े को दोबारा निरीक्षण में किसी दूसरे सैनिक के साथ प्रस्तुत ना कर दिया जाए,
और दूसरा, नियुक्ति के समय आप स्वस्थ घोड़ा दिखा रहे हैं और युद्ध के समय आप कोई मरियल घोड़ा लेकर आ रहे हैं, ये ना हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। हुलिया प्रथा और दाग प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा को बाद में शेरशाह और अकबर द्वारा भी, इन दोनों ही व्यवस्थाओं को अकबर और शेरशाह दोनों ने अपनाया था। तो हुलिया का अर्थ है रूप विवरण और नामावली तैयार करके रखना, ताकि नियुक्त सैनिक अपनी जगह किसी और व्यक्ति को युद्ध में न भेज दे, और घोड़े को दागने की प्रथा। इसके अलावा जो अगला सैन्य सुधार है वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य सुधार है, वो है सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था। अलाउद्दीन से पहले सैनिकों को उनके वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे इक्ता कहते थे। इस प्रथा में कई सारे दोष थे। बहुत से सैनिक कार्य मुक्त होने के बाद भी इक्ता को लौटाते नहीं थे, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान होता था, और बड़ी इक्ताओं के मालिक कई बार सैन्य विद्रोह भी कर दिया करते थे। इस समस्या का अनुभव बलबन ने भी किया था और कुछ हद तक उसमें सुधार भी किए थे। लेकिन अलाउद्दीन ने इस सिस्टम को समाप्त किया और सैनिकों को नगद वेतन देने की पद्धति अपनाई। हर घुड़सवार सैनिक को 234 टका प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था। ध्यान रहे, 234 टका प्रतिवर्ष। और सैनिकों की 2 श्रेणियां होती थी। ऐसा सैनिक जिसके पास एक घोड़ा है उसे यक अस्पा कहा जाता था, और ऐसा सैनिक जिसके पास 2 घोड़े हैं उसे 2 अस्पा कहा जाता था। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि 2 घोड़ों वाला सैनिक अधिक कुशल है, तो 2 अस्पा सैनिक को 234 टका वार्षिक तो वेतन मिलता था, और 78 टका वार्षिक अतिरिक्त भत्ता मिलता था। अर्थात 2 अस्पा सैनिक को 312 टके प्रतिवर्ष वेतन मिलता था। यक अस्पा सैनिक को अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता था। हालांकि ये जो सैनिकों का वेतन है वो बहुत कम है, किंतु अलाउद्दीन अपनी सेना को संतुष्ट रखना चाहता था और सेना के कल्याण में बहुत ज़्यादा रुचि वो लिया करता था। अतः इस कम वेतन में भी सैनिकों की गुजर बसर अच्छे से हो सके, इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण नीति जैसे अन्य सुधार किए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला जो सैन्य सुधार था वह था युद्ध की लूट के बारे में। युद्ध की लूट को खम्स कहा जाता था। अलाउद्दीन से पहले यह व्यवस्था थी कि युद्ध की लूट का 80% हिस्सा सैनिकों के मध्य बंट जाता था और 20% भाग खम्स नामक कर के रूप में राजकोष में जमा हो जाता था। लेकिन अब अलाउद्दीन का कहना था कि क्योंकि ये जो सैनिक हैं वो राज्य के नियमित सैनिक हैं, कोई स्वयं सेवक नहीं है, वेतन भोगी हैं, इसलिए अब सैनिकों को केवल युद्ध की लूट का 20% हिस्सा मिलेगा और 80% हिस्सा लूट का वो खम्स के नामक कर के रूप में राजकोष में जमा हो जाएगा। हालांकि अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियानों में इतनी अपार संपदा प्राप्त हुई थी कि युद्ध की लूट का 20% हिस्सा भी सैनिकों के लिए पर्याप्त था। अब अलाउद्दीन के जो सैनिक सुधार हैं इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये सैनिक सुधार एक साथ लागू हुए या एक एक करके। फिर भी इतिहासकार के एस लाल
कहते हैं कि अलाउद्दीन के द्वारा ये जो सैनिक सुधार थे वे संभवतः चित्तौड़ और रणथंभौर की विजय के बाद लागू किए गए, क्योंकि राजपूताना के अभियानों के समय ही कई मंगोल आक्रमण भी हुए और सेना की कार्यकुशलता में सुधार की आवश्यकता लगातार महसूस की गई। इसी अवधि में अलाउद्दीन ने बड़े पैमाने पर किलेबंदी का भी प्रबंध किया, पुराने किलों की मरम्मत कराई और सामरिक महत्व के स्थानों पर नए किले बनवाए। इन किलों पर अनुभवी विवेकशील सेना नायक नियुक्त किए गए, जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। किले में हर प्रकार के शस्त्रों, अनाज और चारे, घोड़ों के लिए चारा चाहिए ना, तो चारे के भंडारण की व्यवस्था की गई। अलाउद्दीन ने मंगोलों से सुरक्षा हेतु दिल्ली में एक नई स्थान सीरी को अपनी राजधानी बनाया 1304 में और उसकी किलेबंदी की। इसके साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन के अन्य सुधारों के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।